देखिए बेटा, दूसरा जो वर्ग था उसे कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता है, नोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य से इतर यह साम्राज्य फ्रांस में डेवलप था। फ्रांस के क्षेत्र के अंदर इसका विकास किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। प्रीस्ट प्लेस themselves इन द फर्स्ट ऑर्डर, पुजारियों ने अपने आप को प्रथम वर्ग में शामिल किया। एंड नोबल्स इन द सेकेंड, और कुलीन वर्ग को दूसरे वर्ग में शामिल किया गया। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी ए सेंट्रल रोल इन द सोशल प्रोसेसेस, कुलीन वर्ग का सामाजिक प्रक्रिया में एक अहम भूमिका रही है। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड, क्योंकि उनका जमीन पर नियंत्रण था। दिस कंट्रोल वाज आउटकम ए प्रैक्टिस कॉल्ड वेस्लेस, और यह वेस्लेस प्रथा का परिणाम था। जो उस समय वेस्लेस परंपरा चली हुई थी, यह उसका परिणाम था। द किंग्स ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू पीपल बाय वेस्लेस, फ्रांस के शासक वेस्लेस प्रथा के द्वारा लोगों से जुड़े हुए थे। सिमिलर टू प्रैक्टिस अमंग द जर्मनिक पीपल, उसी तरीके से जिस तरीके से जर्मन लोगों के बीच ये परंपरा पाई जाती थी। ऑफ हुम द फ्रैंक्स वर वन, उनमें से फ्रैंक्स लोग उनमें से एक थे, यानी फ्रैंक जनजाति उनमें से एक थी। और ये जर्मन जनजातियां थी, इनके बीच वेस्लेस प्रथा पाई जाती थी। द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर वेसल्स ऑफ द किंग, बड़े बड़े जमींदार और कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो राजा के सेवक के रूप में काम करते थे। एंड पीजेंट्स वर वेसल्स ऑफ लैंड ओनर्स, और यहाँ पर जो किसान थे वो जमीन के मालिक यानी जमींदार के सेवक थे और उसके प्रति वफादार थे। ए नोबल मैन एक्सेप्टेड द किंग एज हिज सीनियर एंड दे मेड ए म्यूचुअल promise. The senior lord was derived from his word meaning one who provided bread, would protect the vessel and who would be loyal to him. यहाँ ये बताया गया है कि एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति, कोई भी एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता था कि राजा उसका सीनियर है, राजा उससे ज्यादा सीनियर है, और उनके बीच एक म्यूचुअल कंप्रोमाइजन होता था, यानी उनके बीच एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, एक समझौता उनके बीच होता था, जिसमें वह लॉर्ड के प्रति सेवाएं देता था। लॉर्ड का जो शब्द है वह उसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। लॉर्ड का मीनिंग यहाँ पे बताया है जो भोजन प्रदान करता है, रोटी देने वाला होता है। और इसके बदले वुड प्रोटेक्ट द वेसल, और शासक क्या करेगा, जब लॉर्ड यहाँ पे एक शासक है, एक राजा है, और लॉर्ड को सुरक्षा, लॉर्ड की केयर टेकर कौन कर रहा है, यहाँ नोबल मैन कर रहे हैं। और यहाँ ये वैसल किसके वैसल हैं, यहाँ पर हम इसके वफादार के रूप में, लॉर्ड के वफादार के रूप में जो नोबिलिटी को मानेंगे, यानी इन कुलीन वर्ग के लोगों को मानेंगे। एंड हु वुड बी लॉयल टू हिम, जो कि उनके प्रति वफादार होते थे। दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व एलाबरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वॉव्स टेकन ऑन द बाइबल इन ए चर्च, यानी चर्च के अंदर बाइबल पर एक शपथ दिलाई जाती थी, उनके बीच एक समझौता होता था, ये एक परंपरा थी। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपस में परंपराओं का आदान प्रदान ये लोग करते थे। एट दिस सेरेमनी, इस अनुष्ठान पर द वेसल रिसीव्ड ए रिटर्न चार्टर, उस सेवक को या उस वफादार सेवक को एक क्या मिलता था, एक रिटर्न चार्टर उसे दिया जाता था, और स्टाफ और इवन ए क्लॉड ऑफ अर्थ एज ए सिंबल ऑफ द लैंड दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर, उसके स्वामी के द्वारा जमीन का एक ढेला यानी मिट्टी का एक ढेला उसको एक जमीन पर हक के प्रतीक के रूप में उसको प्रदान किया जाता था। द नोबल एंजॉयड ए प्रिविलेज स्टेटस, यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग विशेषाधिकार स्तर का आनंद उठाते थे। ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी, उन लोगों का संपत्ति पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था। इन परपिचुइटी, पूरी तरह से वहां पर पूरे ही व्यापक तरीके से इन लोगों का संपत्ति पर नियंत्रण बना हुआ था। ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेवीज, वह सैनिक अपने पास रख सकता था जो सामंती कर को इकट्ठा करने के लिए काम आते थे, यानी उन्हें फ्यूडल लेवीज भी कह सकते थे। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये लोग ट्रूप रख सकते थे। ट्रूप्स होते हैं सैनिकों के काफिले होते हैं, ये सैनिक रख सकते थे अपने साथ, जिन्हें फ्यूडल लेवीज कहा जाता था। द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस,
शासक का अपना न्यायालय होता था, कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी, और उसके पास छोटे से छोटा सिक्का उसका अपनी अपनी संपत्ति थी, उसका अपना धन था। ही वॉज लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल, वह सब लोगों का स्वामी था। सेटल्ड ऑन हिज लैंड, और वह अपनी जमीन पर बसता था। ही ओन दैट, ही ओन वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, वह बहुत ही बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों का मालिक था। विच कंटेन्ड हिज ओन ड्वेलिंग्स, और उसके अंदर उनके अपने निवास बने हुए रहते थे। हिज प्राइवेट फील्ड्स, और उसके अपने निजी खेत होते थे। पास्चर्स, उसके चरागाह होते थे। एट होम्स, और एंड द होम्स, और उसके अपने घर बने होते थे। एंड द फील्ड्स ऑफ हिज टेनेंट पीजेंट्स, और उसके पास काम करने वाले कुछ टेनेंट पीजेंट जो छोटे किसान होते थे, उनके खेत भी वहां होते थे। हिज हाउस वाज कॉल्ड ए मैनर, और उसका जो घर था उसे मैनर के नाम से जानते थे। हिज प्राइवेट लैंड वर कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, उसके अपने निजी जो खेत होते थे उन्हें किसानों के द्वारा उनकी जुताई की जाती थी। एंड हु वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज फुट सोल्जर्स इन बैटल व्हेन रिक्वायर्ड, और जब उन्हें जरूरत होती थी युद्ध के अंदर, तो वे उन किसानों को सैनिकों के रूप में भी इस्तेमाल करने की आशा रखते थे। इन एडिशन टू वर्किंग ऑन देयर ओन फार्म्स, और उनका ये अपने खुद के खेतों में भी काम करा लेते थे, अपने खुद के खेतों में भी काम कराते थे, और उन किसानों को अपने खुद के खेतों में भी काम करना होता था। और यहाँ पर इस लॉर्ड के खेतों में भी उनको काम करना पड़ता था। यहाँ फ्रेंच नोबल्स जो हैं शिकार करने जाते हुए, आप 15वीं सदी की जो पेंटिंग है उसके अंदर ये पिक्चर दिखाई गई है। उससे आगे चलते हैं। मैनोरियल एस्टेट, ये दिखने में ऐसा दिखता है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे भूखंड जो हैं, अलग अलग मालिकों के जो भूखंड हैं, बड़े बड़े जमींदारों के, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। मैनोरियल एस्टेट, लॉर्ड हैड हिज ओन मैनर हाउस, एक लॉर्ड का अपना मैनर हाउस होता था। He also controlled villages, वह गांव पर भी नियंत्रण रखता था। Some lords control hundreds of villages, इनमें से कुछ लॉर्ड ऐसे भी थे जिनके 100 से ज्यादा गांवों पर नियंत्रण होता था। Where peasants lived, जहां पर किसान रहते थे। A small manorial estate could contain a dozen families, एक छोटे मैनोरियल एस्टेट पर कम से कम एक दर्जन परिवार रह सकते थे। विच लार्जर एस्टेट्स माइट इंक्लूड 50 और 60, और बड़े एस्टेट पर, बड़े भूखंड पर 50 से 60 परिवार रह सकते थे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वाज फाउंड ऑन द एस्टेट, इस तरह के भूखंड पर यानी मैनोरियल एस्टेट पर सभी जरूरतमंद चीजें, दैनिक रोजमर्रा की जो चीजें, जो जरूरतमंद चीजें थी जीवन के लिए, वो उपलब्ध रहती थी। ग्रेन वाज ग्रोन इन द फील्ड, अनाज खेतों में उगाया जाता था। ब्लैकस्मिथ्स एंड द कारपेंटर्स मेंटेन द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर्स हिज वेपन्स, यहाँ पे लोहार होते थे और खाती होते थे जिन्हें कारपेंटर्स बोला जाता है। और यहाँ पे लॉर्ड के जो औजार होते थे, उनके जो उनके हथियार होते थे, उनको उनकी मरम्मत भी करते थे और बनाते भी थे। एंड विच स्टोन मेसन्स लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग्स, और उसकी इमारत को मिस्त्री जो लोग होते थे उसकी केयर टेकिंग करते थे, उनको जैसे मरम्मत करते थे। एंड वुमेन स्पन एंड wove while stonemasons looked after his buildings. Women spun and wove fabric and children worked in the load wine presses. यहाँ औरतें रुई की कताई करती थी और उससे कपड़े बनाती थी, और यहाँ पे जो बच्चे होते थे वो लोड की वाइन प्रेसेस में, यानी मदिरा संपीड़क जो कारखाने होते थे उनमें काम करते थे, जहाँ पे मदिरा बनती थी, जैसे बियर वगैरह जो है उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। The estate had extensively woodlands and forest where the lord hunted. यहाँ पर जो ये भूखंड का क्षेत्र था, इसमें बहुत ही व्यापक बड़े क्षेत्र में जंगल उगे हुए थे, और उन वन क्षेत्रों के अंदर जो लॉर्ड थे वो शिकार भी करते थे। They contained pastures where his cattle and his horses grazed. वे उनके अंदर बड़े बड़े चरागाह रखते थे जहां उनके पशु और उनके घोड़े चरते थे। There was a church on the estate or a castle for defense. वहां चर्च में एक एस्टेट होता था, यानी इस पूरे ही भूखंड पर, यानी मेमोरियल एस्टेट पर एक गिरजाघर पाया जाता था। गिरजाघर होता था जहां पर ये पूजा कर सकते थे, और एक महल होता था जो सुरक्षा के लिए रखा गया था। फ्रॉम द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, सम कैस्टल्स वर मेड बिगर, उनमें से कुछ महलों को बड़ा बना दिया गया था। फॉर यूज ए रेजिडेंस फॉर ए नाइट्स फैमिली, नाइट के परिवार के रहने के लिए निवास के रूप में एक कुछ इस तरह के कैस्टल्स को बड़ा बना दिया गया था, कुछ किलों को बड़ा बना दिया गया था। कैस्टल्स को हम दुर्ग भी कह सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इन इंग्लैंड कैस्टल्स वर
practically unknown before the Normans conquest. नॉर्मन लोगों की विजय से पहले इंग्लैंड के इस तरह के दुर्गों के विषय में व्यवहारिकता में कोई नहीं जानता था। एंड डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये राजनीतिक प्रशासन के केंद्र के रूप में इनका विकास किया गया। मिलिट्री पावर अंडर द फ्यूडल सिस्टम, और सामंती प्रणाली के अंदर ये एक सैन्य शक्ति के रूप में सामने आए। द मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ sufficient because salt, millstones and metalware had to be obtained from the outside sources. मैनर अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि कुछ चीजों के लिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ता, जैसे नमक के लिए और आटा चक्की में जो चक्की के जो बाट आते हैं, यानी जो चक्की के बाट लगे हुए होते हैं उससे आटा पीसा जाता है। तो मिल स्टोन्स, आटा चक्की के पत्थर लाने के लिए, और धातु से बने हुए कुछ उपकरण उन्हें बाहर से कहीं पर लाने पड़ते थे। दोज लॉर्ड्स हु वांटेड ए लग्जरियस लाइफस्टाइल, यहाँ पर लॉर्ड ऐसा आरामदायक जीवन शैली को अपनाना चाहते थे। एंड वर कीन टू बाय रिच फर्निशिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्नामेंट्स नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड, हैड टू गेट दीज फ्रॉम अदर प्लेसेस। यहाँ ये लोग बहुत ही आरामदायक जीवन जीना चाहते थे, ये हमेशा इसमें इंटरेस्ट रखते थे कि विशेष चीजें उनके पास हों, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको दिए गए, संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जो स्थानीय क्षेत्र में बने नहीं होते थे, जो किसी दूर दराज के क्षेत्र में बने होते थे, उनको मंगवाते थे और उनका इस्तेमाल ये लोग करते थे। अब इसके बाद है द नाइट्स। नाइट्स कौन थे? यहाँ पे इन क्वेश्चंस को जैसे आपको लिखना है इस तरीके से, जैसे नोबिलिटी के बारे में कुछ लिखना है तो वो आपका इसमें से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। व्हाट वाज द सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी, डिस्कस, इस तरीके से। तो आपको इसमें से बताना है कि ये जो कुलीन वर्ग का क्या काम था, किस तरीके से वैसलेज, ये जो वैसलेज परंपरा है इसको आप बताएंगे कि क्या है वैसलेज प्रथा। वैसलेज प्रथा में एक समझौता होता था सीनियर के बीच में, जूनियर के बीच में। सीनियर के प्रति जूनियर जो है, जैसे कि लॉर्ड के प्रति और नोबल जो लोग होते थे वो उनके प्रति वफादार होते थे, उनके सेवक के रूप में काम करते थे, इसलिए इस तरीके से आपको बताना है। और यहाँ पे मैनोरियल एस्टेट को आप एक्सप्लेन अबाउट मैनोरियल एस्टेट, तो उसको मैनर की जागीर का विवरण दीजिए, तो वो इसमें से लिखना है। किस तरीके से खेती करते थे, कैसे कैसे कितनी कितनी जमीन होती थी, क्या क्या ये लोग उगाते थे, औरतें क्या करती थी, बच्चे क्या करते थे, ये सब आपको बताना है। इनका घर थी, किन चीजों के लिए लोग बाहर जाते थे, अभी कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाई डिड नाइट्स बिकम ए डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड व्हेन डिड दे डिक्लाइन, यानी नाइट किस तरीके से एक अलग ही समूह बन गया और किस तरीके से इनका पतन हुआ, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। फ्रॉम द 9th सेंचुरी, 9वीं सदी में, देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन द यूरोप, यूरोप में स्थानीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा युद्ध हो रहे थे। द मैच्योर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट, इसीलिए किसान सैनिक जो थे वो पर्याप्त मात्रा में वो पर्याप्त नहीं थे। एंड गुड कैवलरी वाज नीडेड, इसलिए अच्छी सेना की जरूरत होती थी। दिस लेड टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ द पीपल, द नाइट्स, इस तरीके से एक नए वर्ग का, लोगों के एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे नाइट्स कहा जाता था। दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स, वे लॉर्ड से संबंधित होते थे। जस्ट एज द लेटर वर लिंक्ड टू द किंग, और बाद में वो राजा से संबंधित हो गए। द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीफ, राजा उन्हें फीफ के रूप में कुछ जमीन प्रदान करता था। प्रोमिस टू प्रोटेक्ट इट, और उससे वादा लेता था कि वे उसकी सुरक्षा करेंगे। द फीफ कुड बी इनहेरिटेड, और जो फीफ होती थी वो विरासत में प्राप्त की जा सकती थी, यानी नाइट का बेटा नाइट बन सकता था। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000 to 2000 एकर्स और मोर, ये 1000 से 2000 एकड़ में फैली हो सकती थी, इंक्लूडिंग ए हाउस फॉर द नाइट एंड हिज फैमिली, और ये नाइट का के घर के लिए, उसके परिवार के लिए यहाँ पर घर भी इसमें शामिल होता था। ये चर्च, इसमें चर्च बना होता था, गिरजाघर होता था, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू हाउस हिज डिपेंडेंट्स, और उस पर निर्भर यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे उन पर निर्भर जितने भी जो लोग होते थे उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होती थी। बिसाइड्स वाटर मिल, और एक जल चक्की यहाँ पे होती थी, वाइन प्रेस, और एक मदिरा संपीड़क भी होता था जिसमें मदिरा निकाल के पी सकते थे। एज इन फ्यूडल मैनर, जिसके सामंती मैनर के अंदर, द लैंड ऑफ फीफ वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, फीफ जो होती थी, जो लॉर्ड के द्वारा नाइट को मिलती थी, वो किसानों के द्वारा जुताई उसकी की जाती थी। इन एक्सचेंज, और बदले में, नाइट हैव पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड प्रॉमिस्ड टू फाइट फॉर हिम इन वॉर, और नाइट को ये वचन देना होता था
कि वह उसके लिए एक नियमित रूप से उसका जो भुगतान अदा करेगा, उसकी जो फीस होगी वो उसको देगा, और युद्ध में हमेशा उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी मदद करेगा। टू कीप अप देयर स्किल्स, और अपनी कौशल को विकसित करने के लिए नाइट स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स एंड डमीज। नाइट जो लोग होते थे अपना प्रतिदिन फेंसिंग बनाने में, तारबंदी करने में, प्रैक्टिस अनुभव यानी प्रैक्टिस करने में, और ये पुतले के साथ में युद्ध करने में ये हमेशा अपना समय बिताते रहते थे ताकि इनके कौशल का विकास होता रहे। एक नाइट माइट सर्व मोर देन वन लोड, एक नाइट जो होता है एक लोड से ज्यादा लोड की भी सेवा कर सकता था, बट इज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ओन लोड, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा वफादारी उसके सबसे पहले लोड के प्रति होती थी। इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर, फ्रॉम द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में, मिनिस्ट्रल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर, यानी जो मिनिस्ट्रल्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो एक मैनर से दूसरे मैनर में जाते रहते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स विद टोल्ड स्टोरीज, वे उनमें गीत सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, पार्टली हिस्टोरिकल एंड पार्टली इन्वेंटेड, कुछ उनमें से अन्वेषण की हुई होती थी और कुछ ऐसी होती थी जो ऐतिहासिक कहानियां होती थी। अबाउट ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स, उनमें कुछ साहसी शासकों के विषय में और नाइट्स के विषय में होती थी। इन एन एज when not too many people could read and manuscripts were few, ये एक ऐसा समय था जिसमें बहुत ज्यादा लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, और वहां उस समय पांडुलिपियां भी बहुत कम थी। दीज ट्रैवलिंग, यहाँ पे बताया दीज ट्रैवलिंग बार्ड्स वर वेरी पॉपुलर, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते थे तो ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते थे। मैनी मैनर्स हैड ए नैरो बालकनी अबाउट द लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ द मैनर गैदर्ड फॉर मील्स, यहाँ पर प्रत्येक मैनर के अंदर एक संकरी बालकनी बनी होती थी, एक छज्जा होता था जहां पर एक होल बना होता था जहां लोग भोजन के लिए एकत्रित हो सकते थे। दिस वाज द मिनिस्ट्रल्स गैलरी, और यही मिनिस्ट्रल्स की गैलरी होती थी। फ्रॉम वेयर सिंगर्स एंटरटेन नोबल्स व्हाइल दे फीस्टेड, जब वो भोजन खा रहे होते थे तो जो नोबल लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग, उनका मनोरंजन यहाँ पे होता था। इफ माय डियर लॉर्ड इज स्लेन, अगर मेरे लॉर्ड को कुछ होता है यानी उन्हें चोट पहुंचती है, हिज फेट आई विल शेयर, तो मैं जो उन्हें चोट लगेगी मैं उस चोट को सहन करने को तैयार हूं। इफ ही इज हैंग्ड, अगर उन्हें लटकाया जाता है, मारा जाता है, देन हैंग मी बाय हिज साइड, तो साइड में उनके साथ में मुझे भी लटका दिया जाए। इफ टू द स्टेक ही गोज, अगर वह यहाँ से चले जाते हैं, विद हिम आई विल बर्न, तो वो उनका कहना है कि ये मैं भी जलना पसंद करूंगा, अगर उनको मार दिया जाता है तो मुझे भी जला दिया जाए। इफ आई ही इज ड्राउन्ड, अगर उन्हें डुबो दिया जाता है, देन लेट मी ड्राउन विद हिम, तो उनके साथ ही मुझे डुबो दिया जाए। तो इस तरह का एक यहाँ पे एक परंपरा बताई गई है जो वेस्लेस प्रथा है। डॉन डे मेयंस, ए 13th सेंचुरी फ्रेंच पोएम, एक ये फ्रांस की एक कविता है, डॉन डे मेयंस, जो कि 13वीं सदी की है। रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ नाइट्स, नाइटिंग जो नाइट लोग होते थे उनके लिए उनकी उपलब्धियों पर यह प्रकाश डालती है, और उनका किस तरह का काम रहता था उस पर प्रकाश डालती है। ऊपर है एक्टिविटी 1, डिस्कस सोशल हिरार्चीज। यस सर। सर क्लास क्लास चल रही है मेरी अभी। हाँ अभी देख लूंगा मैं। इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, एक्टिविटी नंबर 1 को देख रहे हैं, डिस्कस सोशल हिरार्चीज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, यानी इस समय उनकी विरासतों के विषय में हम जानेंगे किस तरीके का विरासत उनका उस समय के लोगों का हो रहा था, उनका क्या डिफरेंट क्राइटेरिया था, उनका क्या व्यवसाय था, उनकी किस तरह की भाषा थी, वेल्थ के लिए, एजुकेशन, कंपेयर मिडिवल फ्रांस विद द मेसोपोटामियन रोमन एम्पायर। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि मेसोपोटामिया के साथ और रोमन साम्राज्य के साथ में आप कंपेयर कीजिए, मध्यकालीन समाज के लिए कंपेयर कीजिए, यहाँ ये बताया गया है। अब आगे आता है बेटा, द फर्स्ट ऑर्डर, द क्लर्जी, द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज ऑन
लैंड्स गिवन टू इट बाय रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। कैथोलिक चर्च जो होते थे उनके अपने कानून थे और ऑन लैंड गिवन टू इट बाय रूलर्स, और अपने शासकों के द्वारा वो प्रदान किए जाते थे। एंड कुड लेवी टैक्सेस, और उन पर अपने तरीके से वो कर चर्च लगाता था। इट वॉज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी। विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग, जो कि शासकों पर डिपेंड नहीं करती थी। एट द हेड ऑफ वेस्टर्न चर्च वॉज द पोप, और पश्चिमी चर्च का जो मुखिया था वो पोप होता था। एंड ही लिव्ड इन रोम, वह रोम में रहता था। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लैरिक्स, और जो क्रिश्चियंस होते थे, ईसाई जो लोग थे यूरोप के ईसाई, वे बिशप लोगों को का मार्गदर्शन करते थे। एंड हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, और जो प्रथम वर्ग में जिनको शामिल किया गया था। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, ज्यादातर गांव में उनके अपने चर्च होते थे। वेयर पीपल असेंबल एवरी संडे, जहां पर प्रत्येक संडे लोग इकट्ठा होते थे। टू लिसन टू द सर्मन बाय द प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा एक प्रार्थना सुनने के लिए। एंड टू प्रे टुगेदर, और आपस में मिलकर प्रार्थना करने के लिए। यहाँ ये बताया गया है एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्ट, प्रत्येक व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता था। सर्फ्स वर बैन, सर्फ लोगों को यानी दास किसानों को इससे बैन किया गया था। एज वर फिजिकली चैलेंज्ड, और उन लोगों को चैलेंज मना किया गया था जो अपाहिज होते थे। वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, यहां तक कि महिलाएं भी पुजारी नहीं बन सकती थी। मैन हु बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, और जो भी पुजारी बन जाता था वह शादी नहीं कर सकता था। बिशप्स वर रिलीजियस नोबिलिटी, बिशप जो थे धार्मिक कुलीन वर्ग से जुड़े हुए रहते थे। धार्मिक कुलीन वर्ग से यानी पुजारी वर्ग से ही जुड़े होते थे बिशप। इनका मतलब विशेष स्थान था। लाइक लॉर्ड हु ऑन वास्ट लैंडेड एस्टेट, जैसे कि लॉर्ड का बड़े व्यापक स्तर पर बड़े बड़े एस्टेट पर कब्जा रहता था, नियंत्रण रहता था। द बिशप्स ऑल्सो हैड द यूज ऑफ वास्ट एस्टेट्स, इसी तरीके से बिशप के पास भी बड़े बड़े व्यापक क्षेत्र होते थे जिन पर उसका नियंत्रण रहता था। लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस, और बड़े बड़े महलों में वह रहता था। एंड द चर्च वाज एंटाइल्ड to a tenth share of the whatever the peasants produced from their land over the course of year, पूरे साल के अंदर एक किसान के द्वारा जितने भी उपजाई गई जो उपज है, फसल है, उसकी उपज है, उसका 10वां हिस्सा चर्च को देना होता था। कार्ड टाइड, जिसे टाइड बोला जाता था। टाइड एक धार्मिक कर था। मनी ऑल्सो कैम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर, ये अपने उनके जन कल्याण के लिए धन को एंडोमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि धनवान लोगों के द्वारा जन कल्याण के लिए और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता था। एंड द वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज रिलेटिव इन द आफ्टर लाइफ, और उनके बाद आने वाले जो उनके वंशज होंगे, उनके जो रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके लिए ये यूज होता था। सम ऑफ द इंपोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्ट बाय द चर्च कॉपीड फॉर्मल कस्टम ऑफ द फ्यूडल एलाइट, यहाँ पे सामंती जो कुलीन वर्ग होता था उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते थे। कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड बाय फॉर्मल कस्टम्स, यहाँ कुछ औपचारिक रीति रिवाजों का पालन चर्च के द्वारा किया जाता था। द एक्ट ऑफ नीलिंग व्हाइल प्रेइंग विद हैंड्स क्लैस्प्ड एंड हेड बोर्ड, और यहाँ पर जो है प्रे की जाती थी। बेटा यहां तक का ही पढ़ के आना आप, ठीक है। यू कैन लीव नाउ। अरिजिता, अंशु, यू कैन लीव।